तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन सभी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और मैं चांदनी आ गई हूँ आप सबों के साथ। हम लोग अभी कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है, जो बीपीएससी ट्री जो होता है टीचर का एग्जामिनेशन और सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी हो, बीएसएससी, जीएल हो, जो भी हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में किसने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था किसने, तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। तो ये 1674 में देखे थे, प्रथम बार जीवित कोशिका को देखे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक के बारे में भी बात होता है। तो रॉबर्ट हुक ना 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में मृत पादप जो छाल होता है कर्क, उसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखा था। मतलब कि इसमें मृत पादप में इसमें जो है ना इसका नाम सेल दे दिया था। कौन, रॉबर्ट हुक। कहाँ देखा था, तो मृत पादप के छाल में देखा था, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था, रॉबर्ट हुक देखा था। और जीवित कोशिका में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक देखा था सूक्ष्मदर्शी से 1674 में। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर है ए, यानी कि 1 और 3। यानी सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका जो है ना ऑस्ट्रिच का अंडा है, एवं सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और देखिए 3 होगा, थियोडर स्वान और मैथियस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक है। थियोडर स्वान और मैथियस स्लाइडेन स्वान आपको याद रखना है, एस, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि न्यू क्वेश्चन नंबर 3, नई कोशिका के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो रूडोल्फ विर्कोव। नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रूडोल्फ विर्कोव करके कुछ नाम है। रूडोल्फ आप लोग को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखते हैं नई कोशिका के जो निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले कौन है, रूडोल्फ विर्कोव है। उनके अनुसार क्या बात है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। रूडोल्फ ने क्या कहा था कि नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है, जिसका वितरण उन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 में किया था। किसमें, सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 में किया था रूडोल्फ ने। और इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। कोशिका वंश परंपरा, आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन रख लीजिएगा और मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है बच्चों। मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। याद रखना, नहीं। हम लोग को क्वेश्चन में बार बार ये ध्यान देना होता है कि नहीं है या है, कौन दिया था। इसमें कौन सा नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन सुमेलित है, ए सी डी। देखिए एक कोशिकीय जो है ना, क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और बहुकोशिकीय इष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्यों नहीं होगा। देखिए कवक जो होता है ना, कवक मुख्यतः क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। परंतु जो है ना अपवाद स्वरूप देखते हैं कि सेक्रोमाइसीज सिरेवेसी, जिसको इष्ट भी बोलते हैं, वो एक कोशिकीय। देखिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए मूलतः क्या होता है, कवक जो है ना बहुकोशिकीय होता है। इसमें कोई मतलब ये का बात नहीं है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कवक हमेशा बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, सॉरी स्लाइड ऊपर चला गया, को यहाँ पे जो है आपका ईस्ट जो होता है, ईस्ट को क्या बोलते हैं, और ईस्ट को सेरेवेसी भी बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरोवेसी। ये जो होता है ना एक कोशिकीय होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है, तो केंद्रक विहीन कोशिका है श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC और RBC। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, श्वेत WBC और RBC में आपको याद रखना है ये, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, कथन व कारण को पढ़ते हैं। देखिए बी इसका आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, आगे का सही स्पष्टीकरण है। तो ए क्या बोल रहा है कि अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है, ये भी सही है। और बी भी सही है, अमीबा में पोषण के लिए कूट पादाव होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले भी चैप्टर में बताया था आप लोग को कि इसमें मतलब कि कूटपाद होता है, मतलब पता नहीं चलता लेकिन होता है, ठीक है। तो देखिए लेकिन दोनों एक दूसरे का सही मतलब स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, देखिए हम लोग इसलिए ये जानते हैं। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय अनियमित आकार के कोशिका का उदाहरण है, पता है। और अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। किसका, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, वही प्रोटोजोआ जिससे मलेरिया होता है, ठीक है।
और इसमें निम्न कोटि के सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जंतु सम्मिलित है। इसमें गमन व पोषण के लिए सुइडोपोडिया मैंने पिछले भी चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि सुइडोपोडिया होता है किसमें, तो अमीबा में होता है। और ये लचीली अनियमित कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित अंगुली नुमा जो होता है होता है ये। और इसकी अमीबा में जल के साथ आए भोजकणों को इन प्रवर्ध के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है एवं भोजन के अंतः कोशिकीय पाचन अवशोषण करने के बाद अपचयित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये मैंने ऐसे ही जानकारी के लिए बोला, बट आपको याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अमीबा में जो होता है ना कोशिका झिल्ली द्वारा जो होता है पाचन, देखिए भोजन का अंत कोशिकीय पाचन अवशोषण के बाद अपचित होकर भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के भी अपवाद है क्योंकि ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। क्योंकि देखिए ना विषाणु ऐसे अगर रहेगा ना तो वो निर्जीव भी होता है, लेकिन वो किसी सजीव के शरीर में जाता है तो वो सजीव हो जाता है। आपको याद रखना है, तो इसमें अपवाद है कि वे बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु जनित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत, ये तो मैंने पढ़ ही दिया। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथन व कारण को पढ़िए। ठीक है, ये दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण है, ये दोनों सही है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप लोग को याद रखना कि जैसे कि प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु है ना उसमें केंद्रक क्या होगा, अनुपस्थित होगा, यानी नहीं होगा। और इसका कारण बोला कि केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल DNA युक्त केंद्राव भी पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली तो नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली, तो इसमें क्या होगा, DNA युक्त केंद्र का पाया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ ध्यान रख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस जीव में केंद्र का अभाव होता है? केंद्र का अभाव होता है किसमें, तो 1 और 4, थायोबैसिलस और एनाबीना। थायोबैसिलस एनाबीना में केंद्र का अभाव होता है। थायोबैसिलस एनाबीना में अभाव होता है केंद्र का। ठीक है, थायोबैसिलस क्या होता था, जीवाणु होता है। एनाबीना क्या होता है, जैसे कि नील हरित सवाल होता है ना, ग्रीन ब्लू एल्गी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसमें दोनों में केंद्र का अभाव होता है। और क्या, ये सब तो मोनेरा जगत के होते हैं। किस में होते हैं, हम लोग पढ़े थे ना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनीमिलिया, फंजाई, प्लांटी, तो इसमें देखिए थायोबैसिलस जीवाणु, एनाबीना जो होता है नीलहरित सवाल होता है उसमें केंद्र का अभाव होता है। दोनों क्या होता है, तो मोनेरा जगत का जंतु होता है। इस जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक होता है, सही है। और इसमें सुसंगठित केंद्र का अभाव होता है मोनेरा में, और इसका जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होगा बच्चों, किसमें, तो इसमें थायोबैसिलस एनाबीना में। और इसके विपरीत यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, बहुत ज़्यादा सुविकसित केंद्रक होता है। द्विकलिका युक्त कोशिकांग होता है, उदाहरण जैसे कि क्लाइडोमोनास क्या है, शैवाल है, और इसमें केंद्रक होता है। युगलिना और पैरामीशियम क्या है, तो प्रोटोजोआ है, और इसमें भी केंद्रक होता है। ईस्ट कवक इसमें भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9 तो मैंने पढ़ाई दी, आप 10th देखते हैं। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी जो है ना सही नहीं, केवल 4 सही नहीं है, यानी 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो पहला है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसगाहनी होता है। मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बताए हैं, आप चाहे तो उनको जाके देख सकते हैं। रसगाहनी वैक्यूलस बोलते हैं कोशिका का सबसे, मतलब पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है वैक्यूलस। और क्या होता है, तो अजंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। ठीक है, और उसका तीसरा है कि कवक कोशिका में पर्णहरित में नहीं पाया जाता। कवक कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। हाँ, कवक कोशिका में क्या होगा, पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और चौथा तो ऑप्शन गलत ही है, तो हम इसको कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसको कैरी, बट जानने के लिए देखिए, आप जानने के लिए ये समझ सकते हैं कि प्राय जीवाणु कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जीवाणु में स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार का पुष्ण होता है, और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु में हरित लवक न होकर लैमिया रचना वाले थाइलोक्वाइट्स जीव द्रव में उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है, तो सी 2 3 4 5 6 8, यानी केंद्र की स्थिति
होगा जंतु कोशिका पादप कोशिका में, तो मतलब देखिए किस अंत मतलब जो इसमें होगा उसमें नहीं होगा, यानी कौन कौन चीज़ नहीं होगा। तो देखिए एक हो गया केंद्रक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग केंद्र के बाद हुआ रसगाहनी का आकार। रसगाहनी में हम लोग देख चुके हैं कि पौधा में बहुत बड़ा आकार होता है। चौथा देखिए रसगाहनी की संख्या हो गया दोस्तों। और पांचवा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। और छठा तारकाय सेंट्रोसोम से। और आठवां हो गया आपका लवक। लवक होता है पौधा में, जबकि जंतु में नहीं होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वां 12वां क्वेश्चन। कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कवकों की कोशिका भित्ति भी पादपों की भांति सेलुलोज की बनती है। बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है दोस्तों। तो ये वाला गलत हो गया, बाकी तीन सही है। उसके बारे में मैं पढ़ देती हूँ। ए है कि कोशिका झिल्ली वसा की दोहरी परत की बनी होती है, उसमें अंदर जैसे हुए बाहर व चिपके हुए प्रोटीन के अणु भरे होते, सही है। पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है, ये भी सही है। और तीसरा और उसके बाद हो गया आपका ये। आगे बढ़ते हैं हम। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पादप और प्राणी कोशिका के मध्य समान अंतर के बारे में सत्य है। तो सी हो गया, 1 और 3 सही है। पादप कोशिका में सेलुलोज की संख्या सेलुलोज की कोशिका भित्तियां होती है। पादप कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती हैं, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती। सही बात है, हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका भित्ति किसमें होगा, पादप में होगा, जंतु में नहीं होगा। और तीसरा देखते हैं परिपक्व पादप कोशिका में हम लोग अभी तुरंत पढ़े ना हम लोग कि विशेष रसगाहनी होता है। वैक्यूलस बहुत बड़ा होता है प्लांटी सेल में, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रसगाहनी होता है। ठीक है, छोटा वैक्यूलस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। केवल 2 असत्य है, यानी कि केवल 2 विसरण केवल गैसों में होता है, ये असत्य है। ठीक है, तो सत्य क्या है। सत्य है अमीबा में एंडोसाइटोसिस की क्रिया पाई जाती है, सही है। तीसरा है कि परागण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है कि परागण एक दिशीय प्रक्रम है। तो इसका हम लोग मैं कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो कोशिका झिल्ली के संदर्भ में 2 जो है असत्य हम लोग अभी देख लिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, विसरण जो होता है ना, द्रव गैस और कुछ ठोस पदार्थ में होने वाली क्रिया होता है। इसके अंतर्गत पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से, मतलब अधिक कंसंट्रेशन वाले स्थान से कम कंसंट्रेशन वाले स्थान की ओर जो है ना गमन होता है। यह क्रिया पादपों में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन, मतलब पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन होता है। क्या होता है, यह विसरण। ठीक है, और क्योंकि यह पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन होता है, गैसों व द्रवों में विसरण क्रिया समानता होती है, जबकि ठोसों में असमान होता है। मतलब इसमें जो लिखा है विसरण केवल गैसों में होता है, ये गलत है। विसरण गैस और द्रव दोनों में होता है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। और पादप कोशिका में भी होता है विसरण। इसी से मतलब कि हम लोग का क्या होता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले में गमन करेगा, और गैस द्रव में विसरण होगा। और क्या होगा कि परिवहन का मतलब, क्योंकि पादप में गैसों का जो परिवहन होता है ना, उसका एकमात्र साधन है। तो कथन 2 असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 सिंगर एवं निकल्सन ने इनमें से किसका विशेष अध्ययन किया था। तो कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली के ऐसे याद रखते हैं आप लोग कि एकदम सिंगर जैसे गाएगा। ठीक है, और झिल्ली खाएगा, याद करने के लिए। तो कोशिका झिल्ली की संरचना का कौन, झिल्ली जो होता है खाने वाला, एगो मिलता है गांव में, बेसन का झिल्ली टाइप का होता है, वो बनता है। आपको याद रखने के लिए, सिंगर आएगा और झिल्ली खाएगा। सिंगर निकल्सन जो है ना, वो कोशिका झिल्ली की संरचना का जो है अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर जो है 16 है। कथन कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सी है, ए सही है, किंतु आर गलत है, ए सही है। तो एक पहला कथन, एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है। एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है, और ये तो सही है, आर गलत है। तो इसको क्यों पढ़े, चाशनी क्या आती है, पराशरी के का होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली की आती है, गलत है। ठीक है, तो इसका हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो देखते हैं, देखिए अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है,
ठीक है, सही है, क्योंकि अंड कोशिका के अंड कोशिका की कोशिका द्रव्य में जल की सांद्रता चीनी की चाशनी में जल की सांद्रता से कम होती है। चीनी की चाशनी में जो जल की सांद्रता होगी ना, उससे कम होगा अंड कोशिका में जो कोशिका द्रव्य में जल की सांद्रता होगी। ठीक है, जिससे जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होकर अंड कोशिका की कोशिका कला से बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया में एक्सोस्मोसिस होता है। एक्सोस्मोसिस यानी बहिर्प्रसरण होता है, जिससे अंडे का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। इसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। चाशनी के अति परिसारी होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली विकृत नहीं होती है। यदि इस कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो बाहर का जल रसघानी के अंदर प्रवाहित होने के कुछ समय में ही जीव द्रव्य कोशिका भित्ति पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, जिसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। आपको उतना नहीं ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे कि एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चाशनी में डुबाएंगे तो अंडा सिकुड़ जाता है, ये याद रखना है आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, और देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन जो होता है ना, जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? तो ए यानी बहिःप्रासरण और अंतःप्रासरण। हाँ, तो कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन जो होता है ना को बहिःप्रसरण अति परिसारी विलयन प्रेरित करता है। समानता जो होता है ना अवस्था में पादप कोशिका का रसघानी रस एवं कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति को दबाए रखता है। इसके कारण कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति फैल कर, इतना आपको ध्यान रखना है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? तो 1 और 3 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टाटा। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सेल के दूसरे भाग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।